हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज व्लॉग का मेरा तीसरा दिन है और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एसबीआई में वर्किंग हूँ फ़िलहाल। तो आज मैं एसबीआई के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ कि जो लोग नए जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो एसबीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दूसरा बैंक है, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, या जो भी कोई सरकारी बैंक है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या क्या रहता है और उसमें क्या क्या एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चीज़ उसमें क्या होता है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो लोग कॉमर्स नहीं लिया हुआ है, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है, वो लोग बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी नोटिफिकेशंस में सब में क्लियर होता है कि आपको खाली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, या आप बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, बीटेक वगैरह भी करो, कोई भी स्ट्रीम हो, खाली ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप जो बैंकिंग के पीओ हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, या फिर जो क्लरिकल है, तो दोनों के आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं ज्वाइनिंग के लिए। एक तरह से अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर हो जाता है तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और ऐसा कुछ ज़्यादा अंदर का जैसे काम जो अपना नॉर्मल डे टू डे वर्किंग रहता है बैंकिंग का, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कॉमर्स का नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप इधर आके अपना सीख भी सकते हैं और काफ़ी आसान है वर्किंग, ज़्यादा इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मेन चीज़ क्या रहता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो वो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, और ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में ये मिनिमम जो लास्ट टाइम वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या ये नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एज ऑन डेट, जो फिर जो कि नोटिफिकेशन की डेट हो, या जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट फिलिंग की डेट हो, या जो भी वो प्रॉपर जो डेट है वो नोटिफिकेशन में दी गई हो कि भी ये डेट से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कुछ कुछ फॉर्म में ये वो लोग बोलते हैं कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद मेन ये रहता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपकी एज क्वालिफिकेशन कितनी क्या होनी चाहिए वो भी मैटर करता है। तो एज मेन की उम्र के बाद से और लगभग 27 से 28 उम्र तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना अगर आपके पास एज गैप है आपके अंदर तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ये जनरल के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है। तो बाकी कैटेगरीज वाले लोग में जो रिलैक्सेशन होती है 3 साल की, 5 साल की, वो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं जैसा भी होगा। तो वो हर फॉर्म की नोटिफिकेशन में उधर नीचे मेंशन भी होता है कि आपको अगर जो रिलैक्सेशन वगैरह है एज वो कितना क्या मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। तो मेन अभी हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हो गया आपका एज एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है फॉर्म का किसी कैसे क्या कुछ फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म अपना देखो, एसबीआई के लिए अपना एसबीआई अलग से निकालता है रिक्रूटमेंट जो भी है वो, और जो बाकी दूसरे बैंक हैं वो आईबीपीएस के थ्रू अपना एग्ज़ाम वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो आईबीपीएस आपका एग्ज़ाम लेता है। आईबीपीएस में लगभग ये समझ लीजिए कि 10 से 12 बैंक है जो अपने गवर्नमेंट है शेड्यूल्ड बैंक, वो आते हैं, जिसमें कि अपना बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या और भी काफ़ी सारे बैंक हैं जिसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाती है। कि उसमें क्या होता है कि क्लरिकल में ये चीज़ दोनों में कॉमन है, एसबीआई हो या फिर पीओ हो। क्लरिकल में जो स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगती है और स्टेट वाइज ही आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है उसके लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो ऑल इंडिया लेवल की होती है और उसमें सिंगल ही कट ऑफ लगती है। सभी स्टेट्स के लिए कॉमन कट ऑफ इसमें रहती है। तो इसमें एग्ज़ाम्स की बात करें तो मेनली जो क्लरिकल है उसमें 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक चौथा हो गया अपना जनरल नॉलेज या जिसको करंट अफेयर वगैरह भी सब उसमें इंक्लूड होता है, तो जनरल अवेयरनेस को भी वो आता है। तो मेन प्रीलिम्स में अपने 3 ही एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। तो उनके इंग्लिश में अपने 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, और अपना मैथ्स में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन ईच, 35 मार्क्स ईच। तो ये सब में आपको 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल आपका एग्ज़ाम जो रहेगा वो प्रीलिम्स का वो 1 घंटे का रहेगा, और 1 घंटे में आपको 3 सेक्शन अलग अलग डिवाइड होकर मिलते हैं, जिसमें कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। तीनों के लिए 20-20 मिनट इक्वली डिवाइडेड होता है। तो जैसे कि एक सेक्शन मान लो कंप्लीट हो गया, पहले वाला सेक्शन मान लो इंग्लिश आया, वो आपने इंग्लिश का जो क्वेश्चन वगैरह है वो कर रहे हो आप, और उसका टाइम जैसे ही पूरा हो जाता है तो आप इंग्लिश को फिर दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपका जो सिस्टम है वो आपका शिफ्ट कर देगा, और फिर जैसे ही उसके बाद मैथ्स है या रीजनिंग है वो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और उसके ही क्वेश्चन फिर आपको दिखेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे उसके बाद। तो ये चीज़ होता है, ये थोड़ा थोड़ा आप जैसे ही आप प्रिपरेशन वगैरह जो चालू किया हुआ है उन्होंने, और जो लोग नई चालू करने वाले हैं उनका भी एक बार नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, और जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं तो उनको और अच्छे से उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हो गई बात प्रीलिम्स की। तो इसमें क्या होता है, सेक्शनल कई एग्ज़ाम्स जो IBPS है या फिर SBI है, दोनों में डिफरेंस है। ये भी है कि इसमें कोई भाई तो क्या होता है कि सेक्शनल कट ऑफ होता है, लगभग SBI के एग्ज़ाम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, उसमें ओवरऑल ही कट ऑफ रहता है। तो सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग होता है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखने को मिलता है अपने को। तो जैसे ही अपना और IBPS के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ता है अलग से, और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपका कहीं प्रीलिम्स जो क्लियर माना जाता है। और बैंकिंग में एक चीज़ का ये बहुत फ़ायदा है कि आपके प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो मेंस में या आपकी फाइनल जो कट ऑफ लगती है उसमें काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स खाली आपके क्वालिफाइंग है मेंस के लिए। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो प्रीलिम्स के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। आपको अगर मान लो कट ऑफ मान लो 100 में से आउट ऑफ 100 70 या 71 लगती है, तो आपको अगर 71 भी आ गए हैं ओवरऑल तो आप क्लियर हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आपके अगर 100 आए हैं या आपके 80 आए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही उसका बेनिफिट मिलेगा। खाली आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेंस में पहुंचना है। मेन जो होता है वो अपना मेंस होता है, जहाँ पे ज़्यादा एक तरह से कंपटीशन तो नहीं बोल सकते, कंपटीशन ज़्यादा प्रीलिम्स में होता है, लेकिन जो नॉलेज आपकी चेक हो जाती है वो ज़्यादा मेंस में होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और अपना जो अगर ना मैथ्स हो गया, तो वो सब देखने को मिलते हैं। और इस सब में अपना इक्वली इनमें भी सेक्शन डिवाइड होते हैं, कोई 35 मिनट का होता है, कोई 45 मिनट्स का होता है, और इसमें भी मार्क्स कोई 40 मार्क्स के होते हैं। जैसे इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और GE हो गया वो अपने 40 मार्क्स के होते हैं, और मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आपके 60 मार्क्स के होते हैं। तो ये सब हो गया आपका प्रीलिम्स और मैथ्स का मेंस का, जो मैंने एक तरह से स्ट्रक्चर आपको समझाया है। तो ये सब चीज़ें आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे कि कोई भी मान लो आपको SBI का एग्ज़ाम देना है, तो उसके बारे में सर्च करोगे तो उसका भी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन उधर भी मिल जाएगा। मैंने खाली आपको डिटेल में बताया है कि भाई आपको कैसे कैसे अगर आप जो एग्ज़ाम दे के बैंकिंग में आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और क्या क्या आपको एक तरह से मोटी मोटी जानकारी दे दी है। आपको आइडिया लगे कि हाँ भी जो थोड़े बहुत डाउट रहते हैं कि मान लो कि अपना ग्रेजुएशन है कि नहीं है, एज कितना गैप रहेगा, उसमें सब्जेक्ट कौन से आएंगे, कट ऑफ वगैरह में क्या क्या डिफरेंस रहता है, तो वो लगभग मैंने आपके कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ये चैनल मैंने राइडिंग बैंकर जो मैंने नाम रखा है उसका मेन मोटिव यही था कि मैं अपना जो राइडिंग है और बैंकिंग है दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और आपको जो भी जैसे दोनों चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली चला सकूं। तो अभी देखते हैं शाम को मैं अभी देखता हूँ दूसरे किसी आपको जो भी डाउट वगैरह है आप उस पर आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और मैं आने वाले वीडियोस में भी आपको धीरे धीरे सब इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो देता रहूँगा। तो अभी अपन पहुँच गए ऑफिस में, तो अभी अपन करते हैं शाम को बात। ओके, थैंक यू।